दोस्तों नमस्कार। आज जो है हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी इसके अधिकांश भाग जो है विषुवत रेखा के नीचे ही हैं। ठीक, अब देखिए दक्षिणी अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका क्या इतिहास है, इसकी क्या भौगोलिक संरचना है, ये चीज़ें जो है एक एक करके हम थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है। ठीक, इसके पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर। ठीक, इसके उत्तर में जो है ये पनामा जल संधि है, जो कि पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है क्या होता है कि जुड़ता है। ठीक, तो ये हो गई पनामा जल संधि। अब नीचे जो है ये आप देखेंगे तो ये सारा जो है अटलांटिक महासागर का ही इधर भी क्या है, ये भाग है। और इसका सबसे जो निचला पार्ट है इसको हम हार्न अंतरीप के नाम से जानते हैं। ठीक, हार्न अंतरीप इसको कहा जाता है। यहां पे ये हार्न अंतरीप है। ठीक, तो इस प्रकार से तो हमने इसका सीमांकन एक किया कि ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये सीमांकन रहा। अब देखिए जैसे हम इसके कुछ जो है ऐतिहासिक पहलुओं पे चलते हैं। ऐतिहासिक पहलुओं पे चलने से पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी सभ्यता डेवलप हुई। तो यहाँ पे एक इनका सभ्यता डेवलप हुई थी, और जब ये सभ्यता यहाँ पे थी तो इसके ये भूभाग में इसी सभ्यता का ज़्यादा दिन तक बोलबाला रहा। आगे हम देखेंगे कि जैसे आप उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहे थे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो एक भाग है जिसे हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, इस वाले इलाके में क्या हुआ था कि एक माया सभ्यता डेवलप हुई थी। माया सभ्यता का इतिहास आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग इसे पढ़िएगा। यहाँ पे माया सभ्यता डेवलप हुई थी और यहाँ पे जो है इनका सभ्यता जो है यहाँ पे डेवलप हुई। अब हुआ क्या कि दक्षिणी अमेरिका में जब औपनिवेशिक दौर चल रहा था तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहुँचे, ये कौन पहुँचे? यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल के लोग यहाँ पे पहुँचे, और इन्हीं लोगों ने इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर अपना उपनिवेश बनाया। तो कौन कौन से लोग? ये पुर्तगाली और स्पेन। आज भी यहाँ की जो अधिकांश भाषा है वो स्पेनिश है, क्योंकि स्पेन के निवासी यहाँ पे बड़े दिनों तक क्या किए थे? शासन किए थे। ठीक, बाद के समय में क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने जिस तरह से उत्तरी अमेरिका में स्वतंत्रता की लहर उत्पन्न हुई, उसी तरह से यहाँ के लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता का जो बीज है वो प्रस्फुटित हुआ, और यह भी धीरे धीरे इसके सारे देश जो है क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ठीक, एक चीज़ देखिए कि अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें कुल 15 देश हैं। इसमें टोटल देशों की संख्या कुल कितनी है? 15 जो है टोटल देश हैं। और इस 15 देश में एक देश है बोलोविया। जो बोलोविया है यह जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है स्थलरूढ़ देश है। कैसा देश है? स्थलरूढ़। स्थलरूढ़ का मतलब ये होता है कि इसके चारों तरफ से स्थल है, यानी भूभाग है। समुद्र से इसका कोई भी तट नहीं लगता। तो इसका सबसे बड़ा देश जो है बोलोविया जो है स्थलरूढ़ देश है, यानी ये सबसे बड़ा देश नहीं है, कह रहा है कि सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। ठीक, तो ये चीज़ें जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग देखिएगा। और देखिए इसके हम भौगोलिक संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लें कि इसकी भौगोलिक संरचना कैसी है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से जो है इसके ये जा रही है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा जा रही है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पे जो देश हैं वह है इक्वाडोर,
पश्चिम से पूरब की तरफ इक्वाडोर है, कोलंबिया है एवं ब्राज़ील है। ठीक, तो ये 3 देश जो हैं विषुवत रेखा पर जो हैं स्थित हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन से महाद्वीप जो है विषुवत रेखा पर अवस्थित है, तो यही है इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दूसरी रेखा जो है इसमें मकर रेखा है, इसके नीचे जो है एक मकर रेखा जा रही है, और मकर रेखा पर जो देश हैं यह है आपका चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। ठीक, ये जो हैं ये मकर रेखा पर स्थित है। ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि इसका जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग पे इसके पश्चिम से होकर के एक पर्वत श्रेणी जाती है जिसे एंडीज पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और यह जो है क्या है कि दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो किस श्रेणी में है? हिमालय श्रेणी में है। लेकिन उसके बाद जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो एंडीज पर्वतमाला में ही है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकांकागुआ। यानी एकांकागुआ जो है इसकी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, अब देख लीजिए ये चीज़ें जो है आप समझ गए, और ये मत समझिएगा कि यहाँ पे एकांकागुआ, मैंने इसको केवल लिख करके बता दिया है। मैप में आप देख लीजिएगा कि एकांकागुआ कहाँ पे है। ठीक है ना, ये मत समझ लीजिएगा कि यहीं पे एकांकागुआ है, क्योंकि मैं केवल इसके फैक्ट को अभी आप लोगों को क्लियर करा रहा हूँ, इसके मैप में अभी क्लियर नहीं करा रहा हूँ। ठीक, तो ये सब चीज़ें जहाँ तहाँ मैंने इन सब चीज़ों को लिख दिया है, आप लोग इसे देखिएगा मैप में कि कौन सी चोटी कहाँ पे है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ, और जो इसकी लंबाई है, एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है वह है 8,850 किलोमीटर, यानी 8,850 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये क्या है कि स्थित है। अब देखिए कि जो यहाँ पर जो जनसंख्या है, जो दक्षिणी महाद्वीप में जो जनसंख्या का बसाव है, ये इसके तटवर्ती इलाकों में ही ज़्यादा है। यानी यहाँ देखेंगे तो इन श्रेणियों में यहाँ पे जनसंख्या बसी हुई है, और इसी तरह से इस तटवर्ती इलाके में जो है जनसंख्या इसकी बसी हुई है। अब इसकी जनसंख्या को तटवर्ती इलाकों में बसे होने के पीछे कारण क्या है कि आप देखेंगे कि जो ये एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के जस्ट इधर वाला क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। और वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं ये एक थोड़ा सा समझ लीजिए। जब ये चोटी जो है यानी ये पर्वत श्रेणी ऊंची होगी, और इधर से जैसे इधर समुद्र है, समुद्र से जब क्या होगा कि मानसून बनेगा, और मानसून बन करके जब बारिश लेकर के आता है तो इस चोटी से टकराने के बाद इस क्षेत्र में तो बारिश कर देता है, लेकिन यहाँ से बारिश करके और जब यहाँ से इस चोटी से टकराएगा तो मानसून जो है सीधे यहाँ आकर के गिरता है, और इस क्षेत्र वाला जो भाग है ये क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ शुष्क हो जाने के कारण न तो अच्छी फसलें होती है, न तो भूभाग अच्छा है। ये सब वृष्टि छाया प्रदेश के कारण शुष्क बना रहता है। तो जब शुष्क बना रहेगा, कृषि होगी नहीं, तो लोग रहेंगे नहीं, तो जनसंख्या जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में कम होती है। ठीक, तो तटवर्ती इलाकों में तो अच्छी फसल भी होती है इन क्षेत्रों में, और यहाँ पे जनसंख्या का बसावट भी अच्छा खासा है। ये चीज़ें जो है एक चीज़ समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा बड़ा महाद्वीप है? ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक, और इस महाद्वीप को 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि से इसके भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कहा गया है कि पश्चिम की पर्वतमाला, ये जो पर्वतमाला जा रही है इसको एक भाग कहा गया है पश्चिम की पर्वतमाला। दूसरा कहा गया है कि मध्यवर्तीय मैदान, यानी ये पूरा जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है,
तो इसको हम लोग मध्यवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं। पूर्वी उच्च भूमि, ये भी जो क्षेत्र है ये क्या है कि उच्च क्षेत्र है, तो इसे हम लोग पूर्वी उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। और तटीय पट्टी, यानी जो इसके तट से जो भूभाग है इसको ये लंबी और चौड़ी पट्टी है, और इस पट्टी में क्या होती है कि अच्छी कृषि होती है, इसलिए इसको तटीय पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें जो है कि क्या है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक भौगोलिक संरचना से संबंधित चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर कराया। अब हम आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हमने कहा कि देखिए इसमें कुल 15 देश हैं और इसके दक्षिणी भाग को, यानी यहाँ के जो पॉइंट है, इसको हार्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया कि हार्न अंतरीप किस महाद्वीप में है, तो हार्न अंतरीप जो है ये कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और यही ये नीचे वाला जो है इस भाग को कहते हैं। अब कह रहा है कि बोलीविया का पठार अंतः पर्वतीय पठार है। इसमें देखिए ये जो बोलीविया की जो बात की है, इसका जो पठार है इसको अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण माना जाता है। क्लियर। दूसरी बात मैंने कहा कि बोलीविया सबसे बड़ा इसका स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक। अब हम चलते हैं इसके कुछ अन्य भाग पे, इसके कुछ अन्य पॉइंट है। कहा गया कि देखिए इसमें जो सभ्यता है, इसकी जो सभ्यता हमने बात किया था कि इनका सभ्यता, और यहाँ पे पुर्तगाली स्पेनी आए। आज भी इसके स्वतंत्र देश जो हैं अधिकांश में क्या बोली जाती है, स्पेनी भाषा यहाँ पे बड़े पैमाने पे बोली जाती है। ठीक। यहाँ इसके जो है कुछ ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। आप ये देखिए कि जो भी प्रशांत, जैसे कि जो ये है प्रशांत महासागर, ये ऊपर से लेकर के, और ये प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है। तो ये जो प्रशांत महासागर वाला जो तट है, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है, और इस घेरा को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। आपको ये पूछा जाएगा कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में। यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक घेरा बना है जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और ये रिंग ऑफ फायर क्या है, इसे कहते हैं ये ज्वालामुखी का एक जो है घेरा है। तो आप देखेंगे कि जैसे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में थे, वहाँ पे भी इसके पश्चिमी तट पर अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। उसी तरह से इसके भी तटवर्ती इलाके पर अनेक सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं पाए गए हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है कोटोपैसी। कौन सी ज्वालामुखी है, ये कोटोपैसी ज्वालामुखी। और कोटोपैसी ज्वालामुखी है कहाँ पे, तो ये इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर में कोटोपैसी ज्वालामुखी है, और ये सबसे जो है, तो ये कोटोपैसी ज्वालामुखी जो है सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चीज है कि देखिए यहाँ पे जो ये नदी है अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी बेसिन नदी है। यानी इसका जो थाला है ये सबसे बड़ा है, और ये जो है इस क्षेत्रों में जो है ये बहती है। यहाँ दो चीज़ें हैं। देखिए कि यहाँ की जो जलवायु है, अधिकांश जलवायु ये क्या है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि भूमध्य रेखा पर जो भी क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है कि वर्ष भर बारिश होती है, और जब वर्ष भर बारिश होती है तो यहाँ सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक। अब यहाँ पे अमेजन का जंगल है, अमेजन नदी है, और अमेजन के जंगलों में बड़े पैमाने पर जैव विविधता भी पाई जाती है। जो अमेजन जहाँ से जो साइट है जहाँ से कि हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो इस अमेजन का नाम भी समझ लीजिए कि इस अमेजन नदी भी है, अमेजन बेसिन है, और अमेजन के जो जंगल हैं इसी के नाम पे इसका नाम जो है अमेजन जो है पड़ा है। तो आज की जो हमारी साइट है वो अमेजन। तो अमेजन बेसिन की विशेषता क्या है, अमेजन बेसिन की विशेषता ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या है कि बेसिन है।
इस क्षेत्र में क्या है कि कुछ घास पाई जाती है। और ये देख लीजिए यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं ये सवाना किस्म के वन यहाँ पे भी पाए जाते हैं। ब्राज़ील में भी सवाना किस्म के वन पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों से जब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा रहा था वहाँ पे भी बताया था कि वहाँ पे भी सवाना वनस्पति पाई जाती हैं और यहाँ पे भी सवाना वनस्पति पाई जाती हैं। सवाना वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? सवाना वनस्पति की विशेषता होती है कि इसमें छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, घास का मैदान होता है। तो यहाँ पे भी उस टाइप की वनस्पति पाई जाती है, उसी टाइप के घास पाए जाते हैं। लेकिन उस घास को यहाँ क्या कहते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए। इस घास के मैदान को यहाँ पे पंपास कहते हैं। जो ब्राज़ील में घास का मैदान है उसे पंपास कहते हैं। और इस मैदान में क्या होता है कि गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेयरी क्षेत्र था जहां पर कि गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। दक्षिणी अमेरिका में जो है पंपास क्षेत्र है, यहाँ पे भी गेहूं और मक्का का बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए एक घास पाई जाती है जिसे अल्फा अल्फा नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा एक घास है और ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। अमेजन की जो द्रोणी है, अमेजन नदी की जो द्रोणी है, यह विषुवतीय जलवायु और सदाबहार वन सेलवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? जो अमेजन नदी की घाटी है इसमें सेलवास वन के पेड़ जो हैं बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो सेलवास वन कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन घाटी में पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसके हम और कुछ चीज़ों पर चलते हैं कि सवाना घास के मैदान को मैंने आप लोगों से बताया। कह रहा है कि घास के मैदान को स्थानीय स्तर पर, जो यहाँ का घास का मैदान है इसको स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? लानोस के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान को किस नाम से? लानोस। ठीक, कह रहा है कि ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है। ब्राज़ील में इस घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंपोस कहा जाता है। इसमें एरवा नामक वनस्पति पाई जाती है। तो एरवा नामक वनस्पति जो है किस मैदान में पाई जाती है? कैंपोस नामक वन में पाई जाती है। और एरवा वनस्पति की विशेषता क्या है? ये एरवा वनस्पति ऐसी है जिसको कि चाय के तरह यूज किया जाता है। जैसे आप लोग चाय पीते हैं उसी तरह से एरवा वनस्पति को भी चाय की तरह पिया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाएगा कि। अब देखिए आगे, देखिए आगे हम चलते हैं। तो कह रहा है कि कुछ प्रमुख वृक्ष एवे ब्रेको इस प्रदेश को स्थानीय स्तर पर ग्रान चाको, ठीक है ना? तो यहाँ कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती है जिसे एवे ब्रेको, और स्थानीय स्तर पर इसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है, ग्रान चाको कई बार आया है। ग्रान चाको क्या है? यहाँ के दक्षिण अफ्रीका की एक वनस्पति है। ठीक, एक अलग पॉइंट और है कि कह रहा है कि केडोर जो है ये एक शिकारी पक्षी है। और केडोर शिकारी पक्षी जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी जो है वो कौन सा है? केडोर है। और ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। एक पशु है जिसे कहते हैं लामा। ये क्या है? लामा। ये लामा जो है ये लंबे गर्दन वाला होता है जिसको कि स्थानीय स्तर पर ऊंट का उदाहरण माना जाता है। जैसे जो ऊंट होते हैं उनकी भी लंबी लंबी गर्दनें होती है, उसी तरह से जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये लांबा वनस्पति जीव पाया जाता है, इसकी भी गर्दन क्या होती है कि लंबी लंबी होती है। ये ऊंट का डुप्लीकेट है। तो ये चीज़ तो था, इसके जो फैक्ट थे ये फैक्ट जो है कुछ थे जिसको मैंने क्लियर कराया। कुछ अन्य फैक्ट है, इसे भी आप लोग देख लीजिए।
कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो विश्व का सुप्रसिद्ध बंदरगाह है। रियो डी जेनेरियो के बारे में आप सुने होंगे, रियो डी जेनेरियो में पिछला ओलंपिक भी हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो जो है क्या है कि यहाँ का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है और एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है। एंजिल जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला देश में है। किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। तो वेनेजुएला में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो है इसके कुछ अन्य फैक्ट है, जैसे कि यहाँ के वनस्पतियों से चाहे यहाँ के कृषि से भी कुछ फैक्ट हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो है वालसा, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। कह रहा है कि यहाँ खेती की जो भूमि है वो कितनी प्रतिशत है, तो खेती योग्य भूमि जो है यहाँ पे मात्र 10% है। अन्य भूमि जो है यहाँ पे या तो पठारी है या पहाड़ी है, तो पहाड़ी भूमि ही ज़्यादातर है। 10% भूमि पर ही यहाँ पे खेती की जाती है। और वो खेती किसकी की जाती है? तो खेती की जाती है गेहूं और मक्का की, यानी मक्का और गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ की मुख्य फसल जो है क्या है? मक्का है। और मक्का का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है ब्राज़ील में एवं अर्जेंटीना में किया जाता है। कोको, कहवा, केला, गन्ना यहाँ की मुख्य नगदी फसल है। क्या है? कोको, कहवा, केला, गन्ना यहाँ की मुख्य नगदी फसल है। नगदी फसल से तात्पर्य क्या है? नगदी फसल से तात्पर्य ये है कि जिस फसल को खेत से लाइए और तुरंत बेचने योग्य हो, यानी उसको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कटाई, बुनाई, मड़ाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे लाइए तुरंत बेचने के लिए मार्केट में सेल कर दीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? नगदी फसल के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है कि टेरोरेसा मिट्टी कहवा के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? तो टेरोरोसा जो है एक मिट्टी है जिसको कि ब्राज़ील या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। ये कहवा उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा गया, मान लीजिए कि इसको प्रश्न को पलट दे और कहा जाए कि जैसे काली मिट्टी किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी में ही कपास की अच्छी फसल जो है उत्पादित होती है। उसी तरह से जो टेरोरेसा मिट्टी है इसमें कहवा की जो है अच्छी फसल जो है क्या होती है? उगाई जाती है। अगला है कि कहवा बागान को यहाँ पे क्या कहा जाता है? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। कहवा का जो बागान है इसको फजेंडा कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ के बहुत सारे जो प्रश्न थे ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर कराया। दो तीन पॉइंट और है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जो यहाँ का अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो देश है यहाँ पे बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है कि डेयरी उत्पादन का कार्य किया जाता है। अच्छी अच्छी नस्ल की यहाँ पे गाय मिलती हैं और डेयरी उत्पादन के लिए अर्जेंटीना जो है विश्व में प्रसिद्ध रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आपने देख लिया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें जो है मोटे तौर पर महत्वपूर्ण थी और इसको मैंने आप लोगों को क्लियर कराया। अब जब हम इसके एक एक देश को पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको भी हम जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो हमारी ये बेल आइकन है उसको आप लोग क्या करिएगा कि प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिल जाए। धन्यवाद।